नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड की राजनीति में वंशवाद का झंडा बुलंद करते हुए भाजपा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में अपने परिजनों को टिकट दिलाने की जुगत में लगे हैं। इनमें से कुछ जहां खुद की जगह बेटे बेटी को टिकट देने की पैरवी कर रहे हैं, वहीं कुछ खुद सदन में मौजूद रहते हुए अपनों को भी सत्ता के गलियारों से परिचित कराने की तैयारी में हैं। 6 मामलों में बुजुर्ग हो चुके नेता स्वेच्छा से रिटायरमेंट की मांग करते हुए जनसेवा की जिम्मेदारी अपने परिजनों को देना चाहते हैं। इससे क्षेत्र में पहले से सक्रिय दूसरे कार्यकर्ताओं में असंतोष पनप रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 3 दिग्गज अपनी सियासी विरासत अगली पीढ़ी को सौंपने में कामयाब हुए थे। इस पूरे मामले में कांग्रेस का कहना है कि जो सालों से पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें टिकट मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी वंशवाद पर नहीं चलती है। बीजेपी का ये भी कहना है कि हमने हमेशा इसका विरोध किया है और बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी पार्टी में वंशवाद बिल्कुल नहीं है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी में वंशवाद भरा पड़ा है। देखिए, जो लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं उनको इस दायरे में नहीं रखना चाहिए। जो पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, सालों का उनका संघर्ष हो गया है और जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं। हाँ, जो लोग अचानक पैराशूट के रूप में आते हैं उन पर ज़रूर पार्टी को कंसिडर करना चाहिए। और रही बात भाजपा की, भाजपा ने सामने भी है, पिछले चुनाव में उन्होंने कई अपने जो पार्टी के उनके एमएलएज थे, सिटिंग एमएलएज थे, उनका टिकट काटा। कई जो वर्षों से कार्य कर रहे थे उनको इग्नोर करते हुए उन्होंने पैराशूट कैंडिडेट के रूप में अपने परिवार के लोगों को उतारा। ये सबके सामने है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस काम को देखकर ही, वर्क को देखकर ही, क्या उनका संघर्ष है पार्टी के लिए, क्या संघर्ष उनका जनता के लिए है, जनता के बीच में उनकी कितनी सोच है, जनता उनको किस तरीके से ले रही है, पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व है उनको कितना पॉजिटिव रूप में देख रहा है। तो ये सारी बातों को कंसिडर करते ही अपना निर्णय लेती है। और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ जो कि वर्कर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वंशवाद पर विश्वास नहीं करती और ना इस तरह का काम करती है, किंतु कांग्रेस के लोग वंशवाद से आज से नहीं सदियों से चलते आ रहे हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी कोई अगर विकट परिस्थिति आ गई और कार्यकर्ता उस आधार का है तो कभी विचार करती है, अन्यथा वंशवाद से खिलाफ है पार्टी और हमने हमेशा इसका विरोध किया है। इसलिए कांग्रेस वाले जैसे कृत्य भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, न करेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी में तो सीधा सा है, कोई वंशवाद आम आदमी पार्टी में रहा ही नहीं है और वंशवाद होता ही नहीं। कांग्रेस में वंशवाद ऊपर से नीचे तक भरा है, सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि पार्टी विद द डिफरेंस, लेकिन मैं आपको गिनवा दूंगा कि जब 2016 का चुनाव हुआ, मुन्ना सिंह चौहान और उनकी पत्नी दोनों को विधायक का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। यशपाल आर्य और उनके सुपुत्र संजीव आर्य दोनों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। खंडूरी जी की बेटी, उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मातवर सिंह कंडारी जी के बेटे, उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी अगर ये बातें ना करे वंशवाद की तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वंशवाद में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में ऊपर से नीचे तक सनी पड़ी है। वंशवाद के इसी मुद्दे पर आज बहस करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। दिनेश गौड़ कांग्रेस से, संगीता शर्मा आप से, सीमा डोरा बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सीमा जी, ये जो वंशवाद का आरोप लगता रहता है, यदा कदा येन केन प्रकारेण जब चुनाव आते हैं, लेकिन हमेशा ये हावी रहता है और तब बुरा लगता है जब बहुत लंबे समय से कोई कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हो और वहां उसका टिकट काट कर वंशवाद की भेंट चढ़ा दिया जाता है, तब शायद ज़्यादा बुरा लगता है। तब लोकतंत्र का विद्रूप रूप सामने आ जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि कांग्रेस में ये सब चलता है। नेहरू का खानदान आज तक चलता चला आ रहा है, गांधी जी के नाम से, पहले नेहरू जी से, और गांधी का तो आज तक हटा ही नहीं और ना मुझे लगता कभी हट पाएगा। वो वहीं के इर्द
घूमते रहते हैं, तो कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म होता चला जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, कर्मशील रही है हमेशा ये पार्टी, और हमारे वर्कर्स जो हैं वर्कर से ही निपटा पाते हैं, यानी कि बूथ स्तर पे काम करते हैं, ब्लॉक स्तर पे काम करते हैं, तब जाके वो लोग नेता पाते हैं और तब उनको टिकट मिलती है। तो हमारे यहाँ तो हार्डली कोई एक दो आपको चांसेस ऐसे मिलते हैं जहाँ पर ऐसा लगे कि जो नेता हैं वो या तो उनके आकस्मिक निधन हो गया तब उनको देना पड़ा एक अनुभूति के तौर पे, या फिर बहुत अच्छा उनका जो उत्तराधिकारी बहुत अच्छा वर्कर है वो भी, और वो भी उतना ही अच्छा काम कर सकता है जितना वो कर, तब टिकट दी जाती है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी में तो हमारे प्रधानमंत्री जब कहाँ से उठ के कहाँ आए तो आप, और बाकियों के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते कि हम लोग इस तरह से काम करते हैं। दिनेश जी, वरीयता हमेशा जब भी कोई ऐसा चुनाव होता है या कोई उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में तो ये प्राथमिकता ही शायद तय कर दी गई है राजनीतिक दलों ने कि जो एक सहानुभूति का वोट है, जो सहानुभूति से कहीं विजय प्राप्त हो सकती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट दिया जाए। तो ऐसे में जो क्षेत्र में कार्यकर्ता काम कर रहा होता है उसको बड़ा धक्का लगता है, और ये राजनीतिक दलों ने शायद एक ट्रेंड बना लिया है, क्षेत्रीय स्तर पर भी ये पूरी तरीके से हावी रहता है हमेशा। दिनेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? संगीता जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? चंद्रशेखर भाई, आवाज आ रही है आपकी? संगीता जी, ये जो वंशवाद है उपचुनाव में तो निश्चित रूप से हावी ही रहता है, क्योंकि सहानुभूति का वोट भी अर्जित करना होता है और विजय बहुत आवश्यक है आंकड़ों के हिसाब से भी और सत्ता के लिए भी। लेकिन जो लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, तो क्या उनको लगता नहीं है कि ये उनके संग ठीक नहीं हो रहा है और हमेशा बड़ा निष्पक्ष भावना से टिकट मिलना चाहिए लोगों को? देखिए, आम आदमी पार्टी तो हमेशा वंशवाद हो, जातिवाद हो या धर्मवाद हो, इसके खिलाफ ही रही है, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इसमें पूरी तरह से लिप्त रही है। हम चाहे उत्तराखंड के इतिहास की बात भी करें तो पिछले 20 सालों में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसके वंशवाद के अनुसार भी टिकट वितरण हुआ है। अगर बीजेपी बात करती है कि हम वंशवाद नहीं करते, तो ये इससे दो राय नहीं है कि ये इसमें पूरी तरह सनी हुई है। कांग्रेस का तो प्रचलन ही वंशवाद रहा है। इन्होंने यशपाल आर्या जी बीजेपी में शामिल हुए तो उनको और उनके बेटे दोनों को टिकट दिया, तो ये किस मुंह से बात करते हैं कि हम वंशवाद नहीं कर रहे हैं। रहा बात वंशवाद से, तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई जो एक कार्यकर्ता जमीनी रूप से काम कर रहा है तो उसका भी हक है कि वो आगे बढ़े और बने, लेकिन ये वंशवाद के रहते कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार होता है, और लोकतंत्र के साथ भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्व्यवहार है। और देखिए, जो लोग वंशवाद के कारण आते हैं, किसी का पुत्र वधू, किसी का बेटा, किसी की बेटी, तो वो तो संसाधनों से पहले ही परिपूर्ण है। फिर जब वो राजनीतिक रूप से विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक परिवारवाद जब शक्तिशाली हो जाता है, तो चाहे टिकट वितरण हो या फिर कुछ फैसले लेने की बात हो, वही लोग हावी रहते हैं पार्टी में। अब संगीता जी देखिए, आप तो इसलिए बोल भी सकते हैं कि आप अभी मैदान में उतरे हैं तो विसंगतियां आपके संग नहीं जुड़ी हैं। एक पार्टी 125 साल पुरानी है तो विसंगतियां उसके संग ज़्यादा जुड़ी हैं या कम जुड़ी हैं, ये तो लोग ही तय करेंगे। एक पार्टी 3 दशक से ज़्यादा पुरानी है तो उसके संग भी विसंगतियां जुड़ी हैं। अब आप अभी मैदान में उतरे हैं, ये 10-20 साल गुजरने के बाद ये तय होगा, ये लोग तय करेंगे कि आप के संग विसंगतियां परिवारवाद को लेके हैं या नहीं है। अभी तो आप कह सकते हैं पाक साफ है आपका दामन, लेकिन ये दौर गुजरेगा तब पता चलेगा कि आप कितने पाक साफ हैं। सीमा जी, वंशवाद आम आदमी पार्टी इन चीजों के खिलाफ आज भी है और आगे भी रहेगी। अब आगे तो आप कैसे तय करेंगी कि रहेगी या नहीं रहेगी? ये जो संगीता जी, ये जो राजनीति की दुर्विसंधियां है ना, इसमें समझौते प्रभावशाली होते हैं हमेशा,
और राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, वर्तमान होता है वही स्थायी होता है। सीमा जी, ये जो वंशवाद है, क्या आपको लगता है कि ये प्रभावशाली की जगह थोड़ा सा कमज़ोर होना चाहिए? अगर एक एक कार्यकर्ता को, एक एक व्यक्ति जो कहीं अपने दलों के लिए पूर्ण समर्पण मन वचन कर्म से कहीं जुटा हुआ है, पूरा जीवन जिसने होम कर दिया, और उसको कहीं लगता है कि अब उसके सिर पे ये पैरासूट आके उतर गया है और उस पैरासूट को लिए लिए घूमना है पूरे क्षेत्र में, और कहीं कोई कांग्रेस से बीजेपी में आ गया, बीजेपी से कांग्रेस में आ गया, तो उसको तो चुनाव प्रचार में दिक्कत भी ये होती है कि बोले कैसे। तो ये बड़ी विसंगतियां हैं। आपका बड़ा एक विश्लेषण इस पे चाहिए। कहीं एक आप भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे दल से विचारधारा से संबंध रखती हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता का मन टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी, पहली बात तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरे पूरे खानदान में कभी कोई राजनीति में था ही नहीं, और मैं खुद भी एक शिक्षिका हूँ। पहले कमीशन में थी उत्तराखंड सरकार में, और आज मैं बीजेपी प्रवक्ता हूँ, और शुरू से ही कम से कम 15 साल से बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ, 15-20 साल से, और दिल से काम करती हूँ। क्योंकि मैं एक शिक्षिका होने के बावजूद मेरा ये मन में था विचार कि मैं राजनीति में आके कुछ ऐसा करूँ जो डायरेक्ट में सबके लिए कुछ कर सकूं। जैसे कमीशन में जुड़ी तो सिर्फ मैं बच्चों के लिए कर पाई, लेकिन राजनीति में डायरेक्ट मैं समाज सेवा के थ्रू सबके साथ सबके लिए कुछ ना कुछ कर जाती हूँ। आवाज इको हो रही है सर जी। आपके पास आते हैं दिनेश गौड़, हमारे साथ हैं कांग्रेस से। दिनेश गौड़ जी, ये वंशवाद का जो विषय है, ये कार्यकर्ता के मन की बात हम जानना चाहते हैं। आप भी पार्टी से जुड़े हैं, विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन उस पार्टी के कार्यकर्ता पे उस समय बड़ा हमला होता है जब कोई प्रत्याशी ऊपर से तय कर दिया जाता है, कहीं सहानुभूति को लेकर, कहीं इस बात को लेकर कि उसकी इतनी पीढ़ियां दशकों से राजनीति में हैं, उसके पिताजी 4 बार से विधायक हैं, 8 बार से विधायक हैं, उनकी ये वरीयता है। तो ये कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ता के मन को खलता तो होगा, लेकिन बोल नहीं पाता है बेचारा। जी, आपका कहना बहुत सही है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है पूरे मन से काम करते हैं जी, और हम पे बहुत आरोप लगते रहे वंशवाद के, क्योंकि हम रहे भी सत्ता में बहुत साल रहे हैं, तो वंशवाद के आरोप अक्सर हम पे लगे हैं। लेकिन आज की दौर में ये सवाल है वंशवाद का, ये अप्रासंगिक हो गया, इसकी कोई टॉपिक का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब भाजपा भी बिल्कुल उसी लाइन पे चल पड़ी है और मजबूरी रहती है कई बार। और अब एक बहुत लंबी फेरिस्त है भाजपा नेताओं की, जो खुद बड़े पदों पर रहे, आज उनके पुत्र जो है उनके पद संभाल रहे हैं या राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या कोई और दल हो, अपनी उनका जो मुख्य कार्यकर्ता जो है उनकी वो नींव है, फाउंडेशन है, और उसको वास्तव में उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि ऐसा हुआ है, और राजनीतिक दलों में हमेशा जो है जो कभी विधायक बन गए या सांसद बन गए, उनकी भी ये होड़ रहती है कि मेरे पुत्र को या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट मिले मेरे बाद जी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें हम उस कार्यकर्ता की भावना का जो है के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आपके साथ पूरी मेहनत से रात दिन एक करता है, मेहनत करता है। और अब तो जो एक नई पार्टी चल पड़ी है, और इसके लिए मैं श्रेय दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने तो अब वंशवाद से जाके वो एक नई पीढ़ी लाए हैं। वो दूसरे दलों में जो जीतने वाले लोग हैं उनको अपनी तरफ कर लेते हैं, उनको प्रलोभन देके, लालच देके किसी तरह अपने साथ जोड़ लेते हैं, और लोकतांत्रिक तौर से चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। तो एक ये नई नीति चल पड़ी है। और मैं आपको बताऊं, मैं तो उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे यहाँ हरीश रावत जी की सरकार को गिरा के और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे उनको प्रलोभन देके अपनी पार्टी में लिया गया, और उनको टिकट दिए गए, बाद में मंत्री पद से संवारा गया। और आप सोचिए कि भाजपा के उन कार्यकर्ताओं का, मैं तो आज उनकी भी बात करूंगा, क्योंकि जिन्होंने बड़ी सपने देखे थे, जिन्होंने इस पार्टी के लिए कदम बहुत
अपनी बहुत सेवाएं दी हैं, उनके टिकट काट के इस तरह कर दिया गया। तो नहीं, कुल मिला के जो दिनेश मेरा जी, ये मानना है कि दिनेश जी ये जी। मैनिफेस्टो में भी घोषणा कर देनी चाहिए। सीमा जी भी सुन रही हैं, संगीता जी भी सुन रही हैं, जवाब आप सबसे लेंगे। ये मैनिफेस्टो में कह देना चाहिए आपको कि हम इतने प्रतिशत वंशवादियों को टिकट देंगे, 10% या 0%। आपको तो आप तो कह ही देगी कि हम तो 0% को ही देंगे, लेकिन ये भी होना चाहिए क्योंकि 1% तो तय हो, ताकि कार्यकर्ता का भी एक आरक्षण हो जाए, कार्यकर्ता को भी एक भरोसा रहे, आरक्षण उसका हो। ये एक विचार है, उसको भी आरक्षण मिल जाए कि भाई अब 70% कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा और 30% वंशवाद से जो लोग हैं, जो परिवार से संबंध रखते हैं, उनको मिल जाएगा। तो ये होना चाहिए। वैसे संगीता जी से जवाब ले लेते हैं। संगीता जी आपसे जवाब ले लेते सबसे पहले। आप तो खुश हो गई, आप एकदम खुश हो गई कि ये अच्छी बात कह दी। ये तो बिल्कुल, हम तो अभी पहले यही जुड़वाएंगे और सबसे पहला प्रथम पॉइंट ये रखेंगे, सबसे ऊपर लाइन में यही लिखा होगा कि 0% वंशवाद, क्योंकि अभी आपका है नहीं ना कोई, इसलिए बोलिए। देखिए, ये तो पहले टाइम हुआ करता था कि राजा का बेटा जो है वही राजा बनेगा। तो ये वाली प्रथा जो अब चल रही है परिपाटी, तो ये कहीं ना कहीं हम पहले जो सामंतवादी प्रथा थी उसको वापस लेकर के आ रहे हैं। तो होना यही चाहिए जो आपका सुझाव है कि 0% वंशवाद होना ही नहीं चाहिए राजनीति में, तभी कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ हो पाएगा। अच्छा, आप तो देखिए, आप डिबेट में जुड़ी हैं और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आप तो एक बार कह दीजिए स्क्रीन पे कि कम से कम आप तो ये भरोसा दिलाएं कि भाई अभी भी टिकट कभी किसी को नहीं मिलेगा और आगे भी नहीं मिलेगा। ये कहिए आप ऐसा। आम आदमी पार्टी हमेशा से इस चीज की विरोधी रही है और आगे भी इस चीज की विरोधी रहेगी, चाहे वो वंशवाद हो, जातिवाद हो या क्षेत्रवाद हो। अब अभी तो आपको बहुत राजनीति थोड़ा होने दीजिए 20 साल राजनीति करने आम आदमी पार्टी नहीं आई है। थोड़ा होने दीजिए 10-20 साल, तब पता लगेगा ये सत्यता कितनी है। सीमा जी, आप भी मुस्कुरा रही हैं कि ये अच्छा किया, ये एक नया बिंदु है कि भाई आरक्षण ऐसा हो जाए कि 30% तो जो परंपरागत जो चुन के आते हैं विधायक सांसद, उनके परिवारों को दे दिया जाए, बाकी 70% कार्यकर्ताओं को तो भरोसा रहे कि हमें टिकट मिल जाएगा। ये तो हो जाए कम से कम। नहीं सर, आपके इस विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और सच बात यह है कि जब कार्यकर्ता एक काम करता है, 20 साल लगा रहता है वो झंडे और डंडे उठाने में, और जब टिकट का टाइम आता है तो फिर इस तरीके से हो जाए कि भाई परिवारवाद को टिकट मिलता है। लेकिन हाँ, ये सही है। और कभी कभी ये भी होता है कि पार्टी की भी कुछ मजबूरियां होती हैं कि उनको सीट पता होता है कि ये सीट हमारा ये विधायक या अगर उनकी फैमिली को दिया जाए तो ये सीट 100% जीतनी है या जीत जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मजबूरियां होती है, समीकरण पार्टी को बिठाना पड़ता है। लेकिन ये भी आपकी दूसरी तरफ आपकी बात ये भी सही है कि कुछ % अगर हम इसको सेटल कर दें तो बाकी की कार्यकर्ता भी खुश रहेंगे। कम से कम जिसकी दरी पट्टी उठाते जिंदगी गुजर गई, जिसकी उम्मीदें हैं कि भाई कम से कम पार्टी एक बार पूछ ले, तो लेकिन अब दोनों तरफ से। मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ। आज हम अपनी पार्टी का, हम लोग कहते हैं कि जनता पार्टी हमारी पार्टी का कोई पता नहीं चलता। यहाँ पर किसी को भी उठा के MLA बना देते हैं, किसी को भी उठा के मुख्यमंत्री बना देते हैं। यहाँ पर हमको खुद को नहीं पता लगता कि किसका चेहरा कब सामने आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे खुद की नजरों में हमारी पार्टी की ऐसा नहीं है कि भाई उसी की बेटे को मिलेगा। बहुत मांगते हैं, आज भी बहुत मांग रहे हैं, लेकिन कहीं पार्टी की तरफ से ये सिग्नल नहीं दिया गया कि इन्हीं के बेटे को ये मिलेगा। या किसी को भी अगर कोई अच्छा कार्यकर्ता उनको समझ में आ गया कि ये सीट निकाल सकता है और ये जनहित में काम कर लेगा तो पार्टी दे देगी डेफिनेटली। लेकिन कहीं ना कहीं समीकरण में बिठाना पड़ता है सीट को निकालने के लिए, तो वहाँ मजबूरी आ जाती है पार्टी की भी। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि एक कार्यकर्ता को, एक जो लगातार काम करता आ रहा है पार्टी के लिए, उसको टिकट दिया जाए। अब ये कितना है कितना नहीं है ये तो आप जानती हैं, लेकिन लोकतंत्र आपको ये सामर्थ्य प्रदान करता रहे कि अगर आप जो बोल रही हैं वो सच हो। दिनेश जी, हम दरअसल डिबेट में कार्यकर्ताओं के लिए चर्चा कर रहे हैं कि ये एक विषय है और मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बात कुछ पहुंचनी चाहिए नीचे तक और लगना चाहिए कि कुछ सारगर्भित चर्चा हो रही है। तो आप मन से बात कीजिए कि ये होना चाहिए कि भाई एक आरक्षण लागू हो जाए, आप भी ये घोषणा कर दें, सब राजनीतिक दलों को, सारे कार्यकर्ताओं को एक मंच पे आके कह देना चाहिए नया विचार।
देखिए, जहां तक आरक्षण की बात है, ये पार्टियों का अपना अधिकार है और उनको चाहिए भी कि महिलाओं को हो या अनुसूचित जाति के लोग हैं या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सभी को मतलब उनके हिसाब से जो है टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बात पे मैं ये मानता हूँ कि आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज जो है, आज का जो मतदाता है वो जागरूक हो गया है और वो इतनी आसानी से जो है अब आप किसी पार्टी के नाम पे या किसी व्यक्ति के नाम पे वोट देना नहीं चाहता। और दूसरी बात रही वंशवाद की, जो बात कर रहे हैं आप, एक बार आपको टिकट दे देगी पार्टी, लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर हुनर है और आपके अंदर जो है काम करने की शक्ति है, तो आप आगे बढ़ेंगे। वरना हमने कई वंशवादियों का हाल देखा है जो एक बार चुनाव लड़े, उसके बाद उनको दोबारा जो है जनता ने स्वीकार नहीं किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि पार्टियों के ऊपर तो 50% इसका वो है, लेकिन 50% जो है जनता के ऊपर भी डिपेंड करता है। कम से कम इस चीज को देखे, मनन करें कि हम किस व्यक्ति को चुन रहे हैं। योग्य व्यक्ति को लाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि योग्य व्यक्तियों को लाओ। और आज का जो परिदृश्य हो गया है, आज पार्टी में इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं और इन्हीं की पूछ हो रही है, तो कार्यकर्ता जो है वास्तव में डिमोरलाइज है। मुझसे बात होती है कार्यकर्ताओं की, कई बार कहते हैं, ये जो आप कहते हैं कि पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये जो आप सच बोल रहे हैं ना, ये सबको बोलना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों को ये सच बोलना चाहिए कि कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है ऐसे समय में। जी मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता था जो आज प्रवक्ता के रूप में आपके सामने हूँ और मैं अपनी मेहनत के बल तक यहाँ पे आया हूँ। और हर जो राजनीति में जो भी व्यक्ति आता है उसकी भी कुछ अपेक्षाएं होती है। वो पार्टी से जुड़ता है और उसकी भी इच्छा होती है कि पार्टी उसे कहीं मान सम्मान दे। लेकिन वास्तव में वहां पर दिल टूट जाता है जब उसको बाईपास करके पार्टी किसी और चीज और व्यक्तियों को लाके वहां बैठा दे। वो किसी भी दल में हो, खाली कांग्रेस नहीं, भाजपा नहीं या आम आदमी पार्टी, तो खैर अभी नई नई पार्टी है। लेकिन जो हम लोग पुराने लोग हैं, वास्तव में हमें ध्यान रखना चाहिए अपने कार्यकर्ता का, उसकी मनोभावना को पढ़ना चाहिए और उसके साथ साथ पार्टियों को डिसीजन लेना चाहिए, ना कि सत्ता के लिए हम खाली समझौते करते चले जाएं। मेरा तो ये मानना है और हम अपनी पार्टी में ही अक्सर ये बात रखते हैं। और आज हम जोर से अपनी पार्टी में इस बात को बोलते हैं कि जो लोग आपके साथ विपत्ति में रहे हैं, उनका सत्ता में आने के बाद उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है दिनेश जी, कभी कभी हम इस तरह सच बोल के और कहीं अपने आप से भी रूबरू होते हैं और सच्चाई को सामने रखते हैं कि दरअसल जो चीज़ें विसंगतियां हैं, विद्रूपताएं हैं, दुर्भिसंधियां हैं, उनको कहीं ना कहीं उजागर होना चाहिए और सही जो पक्ष है उसको सामने आना चाहिए। वो संगीता जी तो बहुत प्रसन्न है कि वो ये मुद्दा ठीक मिल गया आज, ये कर लेंगे अपन काम। सीमा जी, ये जो सच कहीं दिनेश जी ने कहीं उजागर किया है, ये सच सबके लिए है, कैसे देखती हैं आप? मैं तो खुद आप इनकी बात से सहमत हूँ, मैं बात कह रही हूँ कि ये आज सीमा जी थोड़ा सा आपको रोक रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आज सही हम दिशा में जा रहे हैं कि तीनों पार्टियां एक मत हैं और एक बात कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र के लिए इससे सुनहरा समय कुछ नहीं हो सकता। जी कहिए आप। जी ये सच है कि जब एक आदमी पॉलिटिक्स से जुड़ता है तो वो कहीं सेवा भाव से भी आता है और कहीं ये भी लगता है कि हाँ मैं जनता का एक फेस बनूंगा कभी चल के आगे। और जब वो अपने नेता को एक भाषण देते हुए देखता है मंच पे, तो उसका जरूर अंदर कहीं ना कहीं उसके दिल में होता है कि एक दिन मैं भी वहां से भाषण दूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं कितना बदल सकता हूँ इस दुनिया को अपने अनुरूप। लेकिन वो कई साल गुजर जाते हैं और बेचारा वो वहीं का वहीं रह जाता है और ऐसे लोग आगे आ जाते हैं जो उतने काबिल नहीं होते जितने वो काबिल होता है। ठीक है, ये बात कईयों के, ये दिल की बात है बहुत लोगों के, कई मतलब आपको मैं बहुत बता दूं, बहुत अच्छी बात जो ऐसे लोग होते हैं जो हमें भी फील होता है कि नहीं ये तो काबिल था और जिस काबिल जो नहीं था उसको टिकट मिल गई बिकॉज ऑफ फैमिली,
ये मैं अपनी पार्टी की नहीं, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, नहीं सही, ठीक जनरल है, राजनीति ठीक की है, बात कर रही हूँ। कही है। लेकिन हाँ, ये सभी को ये चीजें सोचनी चाहिए। और जैसे आप कह रहे हो, ये भी मुझे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगा कि अगर हमको देनी भी पड़ती है इस तरीके से टिकट, जैसे मैंने आपको कहा था कि कभी कभी जीतने के लिए सीट, और आपको पता वहाँ कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो इस सीट को निकाल लेगा, तो हमें देनी भी पड़ जाती है वो सीट। लेकिन कुछ परसेंट हमें अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी हम सोच के रखना चाहिए कि 60-70% अपने कार्यकर्ता को ही देनी है, और 40-30% हम अगर हम इन चीजों में बांट भी दें तो कार्यकर्ता का भी मनोबल बना रहेगा, और साथ में आपकी वो सीटें भी सुरक्षित हो जाएगी। संगीता जी, आप कैसे सोचती हैं? नई बात बताइए कुछ। अब आप सुन लिया है इतनी देर, कुछ नई अच्छी बात नए बताइए। लोग राजनीति में जब वंशवाद और जातिवाद ये सब राजनीति के समीकरण खत्म होंगे तो कहीं ना कहीं नए लोग भी राजनीति में बहुत प्रवेश करेंगे, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जब उनको मौका नहीं मिलता है तो बहुत से प्रतिभावान लोग राजनीति में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि हम वहां जाएंगे और ये वंशवाद और क्षेत्रवाद जातिवाद की राजनीति से कहीं ना कहीं हम आगे नहीं निकल पाएंगे। तो नए लोगों को राजनीति में लाने के लिए इन सब चीजों को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करना होगा, और तभी एक सही मायने में जो लोकतंत्र है उसके मायने सिद्ध होंगे। क्योंकि जो जमीन पे कार्यकर्ता काम कर रहा है, पूरी तरह से मेहनत कर रहा है, और जो भी सशक्त है उसको टिकट पार्टी को जरूर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जी, जो ये वंशवाद की बिल्कुल राजनीति बिल्कुल। संगीता जी, सीमा जी, दिनेश जी, आपका इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल चर्चा जैसी चल रही थी, हर एक कार्यकर्ता ये चाहता है कहीं ना कहीं उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन वंशवाद हावी है। अब वो कितना हल्का होगा और कैसे उसको पार्टी देखेगी, ये आने वाला चुनाव और वक्त बताएगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।